हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सबसे पहले इस बात के लिए खेद है संस्थान को भी और हमें भी कि आपकी क्लास की जो टाइमिंग की शेड्यूल थी वो 2:30 बजे से थी, बट आपकी क्लास 3 बजे से हुई। कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा सा क्लास हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन क्लास आपकी अब आराम से चलेगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। तो सभी लोग जल्दी से आइए। वीरू चंदेल, साक्षी पांडे, योगेश कुमार। तो आप लोगों को आधे घंटे हो सकता है वेट करना पड़ा हो, लेकिन आप लोगों ने सही से शायद देखा नहीं। यूट्यूब के थंबनेल पे वहाँ पर टाइमिंग लिख दिया गया था 3 बजे से आपकी क्लास है। तो अगर ऑब्जर्व किया होता आपने तो आपको अंदाज़ा लग जाता कि हमारी क्लास की टाइमिंग 3 बजे हो गई है। तो फटाफट सब लोग जुड़िए। रंजना सिंह, रवि सिंह, सुनीता, कृष्ण कुमार, रवि सिंह, सुनील यादव, प्रमोद कुमार, जितने भी लोग फ्रेंड क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले तो पूरे क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच जाए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंच जाए, सभी लोग क्लास में सम्मिलित हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने पूरा अपना क्लास का ओरिएंटेशन क्लास था, जिसके माध्यम से हम लोग मेंस की कैसे तैयारी करने वाले हैं, मेंस में क्लासेस कैसे चलेंगी, मेंस का पूरा सिलेबस क्या है आपका, उसकी रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए, पूरे जीएस के चारों पेपर कैसे हैं, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के, कैसे एक अच्छा उत्तर लिखा जाए, आंसर लिखने की जो आर्ट होती है उससे कैसे शुरुआत की जाए, भूमिका कैसे लिखा जाए, बॉडी लाइन कैसे लिखी जाए, निष्कर्ष कैसे लिखा जाए। जो पहले दिन क्लास कर रहे होंगे वो पिछली क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप थंबनेल में देख रहे हो ये लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर ऑलरेडी इसके पहले हो चुका है, तो उस बैच में आप लोग जुड़िए, उसको पहले एक बार देख लीजिए, तब आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग जुड़ते रहिए। अब हम लोग सीधा अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों की क्लास होगी, कल पे जहां हम लोग की क्लास समाप्त हुई थी उसी के आगे से आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ये यूपी पीसीएस 2022 का मेंस का बैच है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस की तैयारी कभी नहीं की है, तो इस मेंस के बैच में जुड़ करके, अगर आपने प्रीलिम्स का भी कभी कोर्स नहीं किया है, डायरेक्ट मेंस करेंगे तो मेंस का टॉपिक पढ़ते समय प्री वाली चीजें निकल कर सामने आ ही जाएंगे आपके। लेकिन मेंस लेवल पे आपके अंदर एक विश्लेषण की क्षमता, पक्ष विपक्ष करने की क्षमता, निष्कर्ष लिखने की क्षमता, भूमिका लिखने की क्षमता, कुल मिलाकर किसी भी विषय वस्तु का जो सार है, जो दर्शन है, उसको आप समझ पाते हैं मेंस की क्लास में। तो आज मेंस की ही क्लास है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये क्लास बेस्ट है, और जो लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं फिर भी कुछ नंबरों से अपने अंतिम सूची का हिस्सा बनने से वंचित हो जा रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास कारगर साबित होगी। चलिए सीधा चलते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि आपको पता है इसकी फीस 18,500 रुपए है। 22 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है। 2:30 PM से हमारी रेगुलर क्लास रहेगी और 5 बजे से आपको आशीर्वाद सर की साइंस की क्लास रहेगी। 600 प्लस घंटे की ये क्लास है, जिसमें 300 प्लस लेक्चर होंगे। जो भी नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि क्लास में नोट्स लिखाया जाना संभव नहीं, लेकिन क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, पूरी थ्योरी समझाई जाएगी, आंसर लिखने का तरीका बताया जाएगा, आंसर की फॉर्मेटिंग कराई जाएगी, फिर आप आंसर लिखेंगे उसका आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। लेकिन विषय वस्तु को अच्छे से गहराई से अध्ययन करने के लिए बेसिक से आपको एक प्रिंटेड नोट्स आपके घर कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। लेकिन ये नोट्स उन्हीं को मिलेगा जो लोग एडमिशन लेंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके घर पर ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब आगे चलते हैं। उसके बाद कल ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको संविधान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इन टॉपिक के अलावा कुछ और टॉपिक हमने इसमें ऐड कर दिया था, इसके अलावा भी। फिर मैंने आपको पीसीएस मेंस का सिलेबस कल मैंने आपको बता दिया था कंप्लीटली, और हम लोग पहुंच चुके थे कि मेंस के एग्जामिनेशन अब तक कितनी बार हुए पीसीएस में। आईएएस तो शुरू से मेंस हो रहा है आपका। क्या पीसीएस में पहले मेंस नहीं होता था? पीसीएस में भी पहले मेंस होता था, लेकिन पहले के मेंस में और अब के मेंस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अंतर इस बात का है कि 2018 के पहले जो आपका मेंस होता था उसमें केवल वैकल्पिक विषय और एसे आप लिख करके आते थे, बाकी पूरा का पूरा जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता था, जैसे प्रीलिम्स में होता था। लेकिन 2018 के बाद जब आपका पैटर्न बदला तो आईएएस के तरह ही यहां पर भी जीएस के चारों पेपर आपके लिखित होने लगे, और एक चौथा पेपर आपके साथ एथिक्स जुड़ गया। और तब से 3 एग्जाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं, 2018 का, 19 का और 20 का। इसका मतलब यह हुआ कम से कम हमको आगे बढ़ने के लिए कि हमारे मेंस में नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चनों की प्रकृति कैसी होती है, लेवल कैसे होता है, उसको समझने के लिए हम पिछले 3 साल के क्वेश्चनों का अच्छे से अवलोकन कर लें।
अच्छे से उसको हम लोग देख लें, उसके आधार पर आगे की पूरी तैयारी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी टीचर आपके सामने आएंगे, सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए एक बार आपको क्वेश्चन को दिखाएंगे, और क्वेश्चन को दिखाने का एकमात्र मकसद है ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिरकार मेंस में सवाल कैसे बनता है। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आईएएस का जो सिलेबस है सेम वही पीसीएस का है। इस बात से हम भी आपके सामने एग्री कर रहे हैं, जो सिलेबस आपका आईएएस का है कहीं ना कहीं पीसीएस का भी सिलेबस 95% वही है। तो अंतर किस बात का है? जिस लेवल पे आईएएस का मेंस पढ़ा जाता है सेम उसी लेवल पे हमको पीसीएस का मेंस पढ़ना होगा। आंसर है नो। सिलेबस एक है, फिर भी अंतर एक बड़ा है। अंतर क्या है? लेवल ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो नेचर है वो आईएएस के क्वेश्चन से और पीसीएस के क्वेश्चन से बहुत डिफरेंस है। आईएएस की जब क्लासेस होती हैं तो आईएएस के क्वेश्चन आप देखते हो, वैसे भी फिर भी मैं आपको आईएएस के क्वेश्चन को दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद कम से कम आपको यह आइडिया लग पाए कि किसी भी टॉपिक को लेकर सवाल क्या क्या बनते हैं। जब मैंने कभी प्रीलिम्स की क्लास आपको पढ़ाई तो हमेशा देखा कि आपने हम पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से समेटने का प्रयास करते हैं, कि कहां कहां से फैक्ट कहां कहां से जुड़ा हुआ है, कैसे इसको कंपाइल किया जाए, किस प्रकार से पूरे टॉपिक को घेरा जाए ताकि प्रीलिम्स का कोई भी फैक्ट बाहर ना जाने पाए और कॉन्सेप्ट हमारे साथ रहे। सेम उसी तरीके से जब आप मेंस को एक किताब पढ़ते हैं तो किताब तो आपने पढ़ लिया, प्रिंटेड नोट मिला, प्रिंटेड नोट्स आपने पढ़ लिया, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है कि इसके अंतर्गत मेंस का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। एज एग्जांपल अभी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, मेंस में सवाल कैसे कैसे पूछे गए 18 में, 19 में और 20 में। उसके बाद जब पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो आपको हम तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। अब हमको मेंस की तैयारी करने के लिए किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना है और प्रीलिम्स में हम लोग कैसे पढ़ते थे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको यूपी पीसीएस मेंस 2018 का जो पहला पेपर हुआ उसका मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से जो पूछा गया था कि चुनावी बॉन्ड क्या है, क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है। 125 शब्दों में आंसर लिखना है। इसका मतलब है ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका है, 125 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन की प्रकृति हमें क्या बता रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ते समय राजनीतिक से या पूरे के पूरे संविधान से जो भी संवैधानिक परिवर्तन हाल फिलहाल में होंगे, संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स होंगे, वहां से भी मेंस का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि 2018 के समय यह मुद्दा चर्चा में था चुनावी बॉन्ड, और चुनावी बॉन्ड पे सीधा सवाल आ गया कि चुनावी बॉन्ड क्या है, क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है। अब इसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सोच पा रहे होंगे क्योंकि आपको चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या सीधा सवाल पूछ रहा है। सवाल तो सीधा ही पूछ रहा है कि चुनावी बॉन्ड क्या है, उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना है, और कुल मिलाकर के क्या वह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सक्षम है या नहीं, इसका अवलोकन करते हुए आपको निष्कर्ष लिख देना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जबकि आईएएस एक क्वेश्चन पूछता तो इसको बहुत घुमाकर पूछता और इसी के भीतर कई क्वेश्चन और छुपे होते। यहां केवल 2 क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड है क्या यह हमारी चुनावी पारदर्शिता में वित्त पोषण के लिए सक्षम है या नहीं। यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिका यूएसए की संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या करें। मुश्किल सवाल है, या प्रीलिम्स का भी क्लास अगर आपने हमारा किया होगा तो इस सवाल को उत्तर लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी यूएसए की संघीय व्यवस्था से भिन्न है। क्वेश्चन ही हमको यह बता रहा है, इसका मतलब अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है और भारत में भी संघीय व्यवस्था है। देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिकास फेडरलिज्म। भारत और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है। आपको कई बार मैं क्लास में बताता था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, लेकिन मैं आपसे कहता था हमने अमेरिका से बहुत सारे प्रावधानों को लिया है, लेकिन हमने अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया है, संघवाद ने लिया है। हमने संघवाद को, फेडरलिज्म को कनाडा के संविधान से लिया है। इसका मतलब ही हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा संघवाद अमेरिका के संघवाद से अलग है। क्या इसको प्रीलिम्स में आपको नहीं बताया गया है? 50% नॉलेज तो इसके बारे में आपको प्रीलिम्स में ही बता दिया गया था। और अंतर क्या था वो भी आपको स्पष्ट किया गया था। जहां अमेरिका में एक और केंद्र और राज्य के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर एकदम स्पष्ट है, शक्तियों का बंटवारा एकदम स्पष्ट है, वहीं दूसरी ओर भारत में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन
कुछ विषम परिस्थितियों में हमारा संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण देश की एकता और अखंडता है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास है, 150 नहीं 200 शब्द आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक कॉन्सेप्ट पकड़ना था, क्या हमारे भारत में भी संघवाद है या अमेरिका में भी संघवाद है, संघवाद का मतलब क्या होता है और दोनों में भिन्नता क्या है, इसी के इर्द गिर्द आंसर आपका रहना चाहिए। अब इसको आंसर लिखते समय क्या करना है, संघवाद की परिभाषा लिख करके भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद की तुलना कर दीजिए, दोनों का निष्कर्ष लिख दीजिए कि अगर हमने अमेरिका के संघवाद को नहीं अपनाया, कनाडा की ओर हमारा संघवाद झुका हुआ है, उसका मेन रीजन क्या है, नंबर आपको मिल जाएगा। केवल आपको यहां पर यह बताना था कि संघवाद क्या है, अमेरिका के संघवाद क्या है और भारत का संघवाद क्या है। दोनों के संघवाद में भिन्नता को दर्शाते हुए लास्ट में अगर आपने कनाडा के संघवाद को अपनाया है तो हमने कनाडा का संघवाद क्यों अपनाया, जब हमने अमेरिका से प्रस्तावना को लिया, वहां से मूल अधिकार को लिया, वहां से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन को लिया, वहां से हमने राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को लिया, वहां से हमने उपराष्ट्रपति को पद को लिया, तो आखिरकार हमने संघवाद को क्यों नहीं लिया, उसका रीजन देश की एकता और अखंडता को आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जब आप प्रीलिम्स की क्लास किए होंगे, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो किसी ना किसी बैच में हमसे प्रीलिम्स पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे। जब भी राज्यसभा की बात आती है, यहां मैं आंसर नहीं लिखा रहा हूं, न तो पूरक की पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, केवल क्वेश्चन के बारे में संक्षिप्त झलकियां दे रहा हूं आप, ताकि आप समझ पाओ जिस मेंस से हमको इतना डर लगता है, क्या वो मेंस वाकई बहुत मुश्किल है या सही मार्गदर्शन मिल जाने के पश्चात वह सरल हो सकता है। इसलिए एक एक बिंदुओं पे मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रश्न की प्रकृति को, क्वेश्चन एग्जाम के डिमांड को नहीं समझेंगे, रास्ता कैसे तय करेंगे, हमें जानना किधर है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप एग्जाम के डिमांड को समझिए, क्या डिमांड करता है हमसे वो। अब देखिए कि राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं। अगर सरल शब्दों में कहें, ये क्या पूछ रहा है पता है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार पूछ रहा है। इसका मतलब पूरा उत्तर हमारे किस तरफ झुका रहना चाहिए। पूरा आंसर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, तीन बातें। राज्यसभा का अनन्य अधिकार कौन कौन सा है। अगर राज्यसभा के अनन्य अधिकार की बात की जाए, पहला अधिकार है अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। दूसरा अनन्य अधिकार, दूसरे अनन्य अधिकार की बात करें कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। और तीसरे अंतर की बात मैं करूं तो तीसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है फ्रेंड्स, तीसरा सबसे बड़ा अंतर इस बात का है कि अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई भी राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे विषय पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। और यह पावर केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। ये तीन अधिकार आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ाया गया है या नहीं, आप कहेंगे यस पढ़ाया गया है। अगर ये तीन पॉइंट आपको पता है तो पूरा का पूरा उत्तर इस पे लिखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, चौथा देखिए। ये सब सारे सवाल आपके 2018 की है, सारे क्वेश्चन 2018 के। लिंक को शेयर करते रहिए, सभी साथियों को क्लास में जोड़ते रहिए आप लोग। भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिटिंग ट्रायल वीवीपैट का प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन चुनावी बॉन्ड का आया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया। कुल 4 क्वेश्चनों की मैंने चर्चा की। 2 क्वेश्चन इसमें आपको ट्रेडिशनल मिले, 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिले। ट्रेडिशनल और करंट अफेयर का अंतर क्या है, ट्रेडिशनल का मतलब हमारे मूल विषय वस्तु जो सवाल पारंपरिक रूप से है उसको पूछा गया है, और करंट का मतलब है कि जिस समय हमारी परीक्षा आयोजित हुई उस समय जो सबसे ज्यादा संविधान के मुद्दे चर्चा में रहे उनसे सवाल पूछा गया। उस समय ये चुनाव का मुद्दा चल रहा था, चुनाव से देखिए पहला सवाल भी आ गया चुनावी बॉन्ड को लेकर के, और दूसरा सवाल ये आ गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है। अब ये 100% पता था कि मेंस एग्जामिनेशन पहली बार 18 में हो रहा है। नीति आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब नीति आयोग को क्यों लाया गया, योजना आयोग किन कार्यों को करने में असफल था, और नीति आयोग को उसके स्थान पर ला करके
क्या ऐसा बेहतर कर रहा है जो हमारे देश के विकास के लिए बेहतर हो गया? तो पहले आपको नीति आयोग की संरचना बता देनी है, योजना आयोग का इतिहास के साथ क्यों इसको लाया गया इसको स्पष्ट कर देना है, और उसकी पूरी संरचना बता करके उसके उद्देश्य और कार्यों का वर्णन कर देना है, और ये कहां तक सफल हो जाएगा और किस नीति के अंतर्गत काम करता है, जैसे कि सहकारी संघवाद के लिए उद्देश्य के लिए काम करता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया ही जाता है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। लड्डू सवाल कहेंगे आप, जिसको हम प्रीलिम्स में लड्डू सवाल बोलते हैं, ये मेंस का लड्डू सवाल है आपका। सवाल में कोई जमी नहीं है। आपको मूल अधिकार पढ़ाया गया है क्लास में, यस और नो? आप कहेंगे यस पढ़ाया गया है। मूल अधिकार को केवल आर्टिकल बता दिया गया, पूरी व्याख्या उसकी समझाई गई क्लास में? नहीं सर, केवल आर्टिकल नहीं, उसका तो कॉन्सेप्ट आपने प्रीलिम्स में ही बता दिया था कि आर्टिकल 14 विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 15 में 5 आधारों पर किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और यह केवल राज्य के विरुद्ध था, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं था, और सामाजिक समानता को लाने के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि हमारे समाज में छुआछूत जैसी समस्याएं विद्यमान थी। इसलिए संविधान सभा के मेंबर चाहते थे किसी भी कंडीशन में आजादी के पश्चात हमारे देश में छुआछूत जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान पायदान पर आने चाहिए, सबका जीवन स्तर समान होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 16 के तहत आपको उन 7 आधारों पर रोजगार में समान अवसर मिलने की बात की गई, और यहीं पर आरक्षण की व्यवस्था होती है। और जो छुआछूत के उन्मूलन की बात आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के माध्यम से किया गया, जिसमें 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, और आगे चल करके इसी को सिविल राइट्स प्रोटेक्शन लॉ में परिवर्तित कर दिया गया। और सबसे अंतिम में आर्टिकल 18 में समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, अतः राज्य किसी को उपाधियां नहीं देगा ताकि किसी भी व्यक्ति की तुलना में कोई दूसरा व्यक्ति विशिष्ट न बनने पाए। ये 5 प्रकार की समानता आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में 5 आर्टिकल में आपको समानता के अधिकार दिए गए। अब उन्हीं समानता के अधिकार को क्रम से आपको बताते हुए प्रत्येक मुद्दे की चर्चा कर देनी है, यही आपकी समीक्षा होगी, क्योंकि समीक्षा करनी है आपकी, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या नहीं, इसकी समीक्षा करनी है। कल के क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कुछ पुछले शब्दों को कि टिप्पणी में क्या लिखेंगे, समीक्षा में क्या लिखेंगे, आलोचना में क्या लिखेंगे, व्याख्या में क्या लिखेंगे, समालोचना में क्या लिखेंगे, और उन छोटे छोटे पुछले शब्दों का मतलब क्या होता है, ये कल की क्लास में मैं भी डिस्कस कर दूंगा। मैं बात समझ में आ रही है? सब चीजें सहज है या बहुत मुश्किल है? आराम से कर सकते हैं। 50% लोग जो क्लास में क्लास कर रहे हैं, अगर पॉलिटी के स्टूडेंट आप लोग रहे हैं तो आप इसका उत्तर तो 70% लोग लिख सकते हैं कि भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा तो आराम से कर लेंगे आप। अगला पॉइंट, भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों के उदय एवं प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर कोई मुद्दा आपको चर्चा नहीं किया गया, कभी भी क्लास में इसकी चर्चा आपको अभी नहीं हुई है। भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय कैसे हुआ? आपने देखा होगा समय के साथ 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे भाग में एक 14 का जोड़ा गया, जिसके तहत अधिकरण आया था, जिसे आप ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल को जोड़ा ही इसलिए गया था ताकि जो न्यायपालिका के ऊपर कार्यों का बोझ है, समय के साथ साथ किसी प्रशासन से संबंधित, किसी विभागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अधिकरण होने चाहिए ताकि अपनी विभागीय समस्याओं का निपटारा अपने स्तर पर वो कर पाए। यही उसके पीछे की वजह थी, और इसी मुद्दे को यहां पर लिखना है। बट प्रीलिम्स में अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, मेंस में इसकी चर्चा की जाएगी आपसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं, एक क्वेश्चन 100% आएगा। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय बोले तो मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। यहां से आपको तो एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किसी भी कंडीशन में मिलना ही मिलना है। 100% है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और 2 यहां मिल गए, योजना नीति आयोग मिला, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, अन्वेषण ब्यूरो आ गया। ये हर एग्जामिनेशन में देखेंगे आप, हर पेपर में देखेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये 2018 के सारे पेपर थे। 18 में आपने इतने क्वेश्चन देखे, लगभग मैंने 8 प्रश्न दिखाए, जिसमें से शायद 4 आपके 8 नंबर के थे और 4 आपके 12 नंबर के थे। तो लगभग आपने देखा 90 से 100 नंबर के बीच केवल इंडियन पॉलिटी पूछी गई है। और पूरा जीएस पेपर 2 कितने नंबर का है? 200 नंबर का।
उसमें टॉपिक क्या क्या रहता है? आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस एंड इंडियन पॉलिटी। जीएस पेपर 2 में है क्या क्या, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। जीएस पेपर 2 जो आपका 200 नंबर का है, उसमें पहला टॉपिक आपका है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दूसरा टॉपिक है आपका गवर्नेंस। तीसरा टॉपिक है आपका सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। चौथा टॉपिक है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी में छिपा हुआ टॉपिक है जिसे कई बार लोग छोड़ देते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जहां आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में, यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में और तमाम भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। यह है पूरा जीएस पेपर 2, और उस पूरे जीएस पेपर 2 के 200 नंबरों में से 100 नंबर आपके सवाल यहीं से आ जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2019 के पेपर को देखिए। 19 में पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिए। मैंने क्या कहा, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से प्रीलिम्स में बहुत मायने नहीं है, लेकिन मेंस में बहुत मायने हैं। मेंस में आपको बहुत मायने, और जबकि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी संरचना को, गठन को, इसके कार्यों को समझ लेना है। और एक कार्यों को आप समझ लिए ना, तो लगभग लगभग उसी फार्मूले पे सारे आयोग चलते हैं। जो जैसा आयोग रहेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। मानवाधिकार की सुरक्षा करेगा। महिला आयोग महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं, महिलाओं के उल्लंघन के बारे में सारी नीतियां बनाएगा। वैसे अल्पसंख्यक आयोग होगा, वैसे पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, और वित्त आयोग जो होगा वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के करों के बंटवारे में। भारत निर्वाचन आयोग जो होगा वह चुनाव करवाने में। संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा जो आयोग होगा वह परीक्षा को आयोजन कराने के लिए। बस एक ही जैसे हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया कि संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए। 125 शब्दों में है। अगर बहुत सारे लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, उत्तर शुरू, काम नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोग ये गलती करते, कुछ हमारे सीनियर स्टूडेंट भी क्लास में हैं जो लगातार मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों की कापियां भी हाल फिलहाल में देखी है, यही गलतियां कर रहे हैं कि उनके सामने सवाल आता है कि संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए, और उनकी पहला लाइन होता है मानवाधिकार आयोग की भूमिका, हेडिंग, तुरंत उत्तर लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होना है। अब मानवाधिकार का सवाल है, तो पहला सवाल, नागरिकों को प्राप्त हुए अधिकार या किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते जो कुछ भी अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के माध्यम से 1993 में की गई, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब मानव अधिकार की संरचना बता दीजिए। इसमें कितने अध्यक्ष, सदस्य कैसे होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति कौन करता है। अब उसकी भूमिका नीचे बताइए। प्रस्तावना आपने कहां से बनाई, प्रस्तावना में ही आपने मानवाधिकार का 70% जीस्ट उनको समझा दिया कि देखिए भैया ये मूल संविधान में नहीं था, अधिनियम के माध्यम से लाया गया, किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, मानवाधिकार ये होते हैं, ये उद्देश्य था इसलिए इसको लाया गया, इस प्रकार से इसकी संरचना है, संरचना में इतने अध्यक्ष, इतने सदस्य, इतने पदेन सदस्य हैं, इनका ये कार्यकाल है, इस प्रकार से इनको हटाया जाता है। अब आप नीचे भूमिका शुरू करिए, अब इसकी भूमिका लिखिए आप। तो आपसे कहेंगे सर ये तो आप वो चीज हमें बता रहे हैं, आपने तो कल कहा था कि उतना ही लिखिए जितना पूछा जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उतना लिखने का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है, जब कई बार बच्चे मेंस को भी रटने का प्रयास करते हैं तो उनको लगता है कि हमसे सर ने कहा था अनावश्यक कुछ मत लिखना, जो पूछा गया टू द पॉइंट लिखो। तो पहला पॉइंट उनको समझ में आया कि मानवाधिकार आयोग की भूमिका ऐसे ही शुरू करते हैं। नहीं, पहले आपको प्रश्न की भूमिका बनानी है, अपने उत्तर की भूमिका बनानी है, और अपने उत्तर की भूमिका बनाने के लिए पहले जिस पर सवाल पूछा गया है उसका संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिए आप, ताकि एग्जामिनर को यह एहसास हो जाए, ये भरोसा हो जाए, हल्का आदमी नहीं है, आदमी गहरा है, उसकी बेसिक बातों को पता है। अब उसके बाद समीक्षा स्टार्ट की जा रही है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या कीजिए। आज इसी पर सवाल होगा, आज आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, प्रस्तावना से ही। आज प्रस्तावना का मेंस का टॉपिक पर डिस्कस होगा। अभी तो मैं पेपर दिखा रहा हूं आज, क्योंकि दूसरा क्लास आपका है।
कि भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या करिए। ये व्याख्या करेंगे आज हम लोग क्लास में, बताएंगे किस प्रकार से हमारी प्रस्तावना में ही निहित है, हमारे लोकतांत्रिक स्थिति को हमारी प्रस्तावना ही बताती है, वही समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे मूल बात क्या है, अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास। और हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कहां से हो रही है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से, जो यह बताती है हमारे देश में जो भी राजनीतिक शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता के पास है, पॉलिटिकल पावर, जिसका प्रयोग वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, स्वयं नहीं करती, क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वो स्वयं नहीं कर सकता। कैसे इसका उत्तर लिखा जाएगा अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन मिले, दोनों क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि आसान है, एकदम आसान सवाल है, मानवाधिकार भी और भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, ये भी। अब आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। 2019 में तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया। आपका तीसरा प्रश्न है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको नॉलेज है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 टोटली ये मेंस का टॉपिक है, ये मेंस में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस पर एक दो प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण है, संक्षेप में बताइए। 125 शब्दों में उत्तर लिखना है, गागर में सागर चाहिए, क्योंकि यहां एक प्रश्न है कि दो प्रश्न है। पहले प्रश्न को तोड़िए, मैंने क्या बताया था कल आपको आंसर राइटिंग करते समय, पहला काम प्रश्न को पढ़िए, हल्के में कि गहरे से, गहराई के साथ पढ़िए, और गहराई से पढ़ने के बाद प्रश्न को टुकड़े करिए। टुकड़े करने का मतलब झांक कर देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, क्या उसी एक प्रश्नों में और प्रश्न शामिल हैं। तो जब इसमें झांकेंगे तो आप ये पाएंगे, एक तरफ हमको राज्यों में विधान परिषद का सृजन भी बताना है, उन्मूलन भी बताना है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद के समाप्त करने के प्रस्ताव के कारण भी बताने हैं। जब तक आप सृजन, उन्मूलन और प्लस प्रक्रिया यहां नहीं बताएंगे, यह क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन के दो भाग हैं, पहला भाग यहां तक है, लेकिन इस पहले भाग का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए कि हमारा उत्तर एकदम टू द पॉइंट रहे, तो मैंने सर्कल कर दिया, इन्हीं पे आपका उत्तर रहना चाहिए। क्या आपको जब कभी भी मैंने प्रीलिम्स में क्लास पढ़ाया है तो विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार से होता है और विधान परिषद का किस प्रकार से समापन होता है, आपको पता है, एकदम अच्छे से पता है, लेकिन इसकी भूमिका जबरदस्त होनी चाहिए। अगर भूमिका आपकी जबरदस्त है तो आपको उत्तर तो नंबर वैसे ही मिल जाएगा। भूमिका कैसे बनाएंगे आप इसकी, अब आपको लिखना पड़ेगा। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधान मंडल एक सदनी भी हो सकती है और दो सदनी, और हमारे देश के भीतर द्विसदनी, ब्रैकेट में लिखिए बाई कैमरल, द्विसदनी विधानमंडल के अंतर्गत विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। लेकिन प्रत्येक राज्यों में विधान परिषद नहीं होती। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो है, फटाफट उसका नाम लिखिए। लेकिन अनुच्छेद 69 के अंतर्गत 169, जहां एक ओर विधान परिषद के गठन के संबंध में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर गठन एवं उत्सादन के संबंध में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर 171 के अंतर्गत अब प्रामाणिकता लाई, उत्तर में प्रमाण देना है एग्जाम्पल के साथ कि आपका उत्तर प्रमाणिक हो जाए। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है, लेकिन विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन निम्नलिखित